ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि मैं अभी डिस्कशन करने जा रहा हूँ सर्कल का। जैसा आप जानते हैं कि मैंने सर्कल में आपके साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने आपका लेवल अपग्रेड किया, आपको पैकेज में एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस कराए, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस पैकेज में एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे, जो आपके पास जेई मेन से रिलेटेड मैंने आपको एक पैकेज दिया हुआ है। उस पैकेज से हम लोग एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन करेंगे। और एक्सरसाइज 4 में भी आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन आपके साथ शेयर भी करूंगा। स्क्रीन शेयर करने के साथ मैं आपको आईपैड की स्क्रीन भी आपके साथ शेयर करके दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बच्चों मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है, और ये मेरी रही स्क्रीन अब आईपैड की। तो यहाँ पे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व किया था एक्सरसाइज 2। और एक्सरसाइज 2 के बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन समझे थे, बहुत सारे कंसेप्ट्स हम लोग ने रिवाइज किए थे। ये सारे कंसेप्ट्स अब आपको अपनी स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट्स को हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग के पास अब एक्सरसाइज बदल जाएगी। हम लोग एक अगली एक्सरसाइज लेते हैं, वो होगी एक्सरसाइज नंबर 4। तो एक्सरसाइज नंबर 4 के जो क्वेश्चंस है वो 8 9 10 जितने भी होंगे उसको हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करने की अभी कोशिश करते हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये समझ लें, अभी हम लोग सर्कल का डिस्कशन करेंगे। और ये सर्कल का डिस्कशन जो होगा, ये बेसिकली एक जेई लेवल पर डिस्कशन है। यानी कि जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बिट्स पिलानी की, जिसका सेशन 1 सेशन 2 में एग्जाम होता है, उसके लिए जेई मेंस की, एचबीटीआई की, लखनऊ की आईआईटी की, ट्रिपल आईटी की, एनआईटी की, तो इस तरह के आप अगर कॉलेजेस रिक्वायर करना चाहते हैं तो आपको ये सर्कल में इतना पार्ट पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी लेते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को भी मैंने पिकअप किया है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ध्यान से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बच्चों कहोगे व्हाट इज इंटरसेप्ट। तो जिन बच्चों ने हमारे साथ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया था भाई, इस वाली स्ट्रेट लाइन का एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट होता है a,0, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। ये वाला पॉइंट होता है 0,b, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। और किसी भी लाइन के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट अगर पता होते हैं, तो लाइन की इक्वेशन होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। क्योंकि हाँ यस, ये तो नो होना है। तो हमने कहा बेटा, जैसे स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, उसी तरह से सर्किल में भी इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। कहोगे सर सर्किल में कैसा दिखाई देता है। हमने कहा बिल्कुल, अभी हम दिखाते हैं। जैसे देखो, मैंने अभी एक सर्किल आपको क्रिएट करके दे रहा हूं। सर्किल 3 तरह से बन सकते हैं। हो सकता है ऐसा सर्किल हो जिसमें सिर्फ एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट हो सकता है ऐसा सर्किल हो जिसमें सिर्फ वाई एक्सिस इंटरसेप्ट हो सकता है ऐसा सर्किल हो जिसमें दोनों तरह के इंटरसेप्ट हो, है कि नहीं है। जैसे भी मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, ये देखिए बन गया। तो अगर आप इस सर्किल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इस सर्किल के दोनों तरह के इंटरसेप्ट है। ये उसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट हो गया और ये सर्किल का वाई एक्सिस इंटरसेप्ट हो गया। तो बच्चों हमको ये इंटरसेप्ट ही निकालना होता है कि भाई सर्किल की इक्वेशन को देख करके हम इन इंटरसेप्ट की लेंथ कैसे निकालते हैं। यही पार्ट हम लोग को यहाँ पर सीखना है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम दोनों तरह के इंटरसेप्ट ना निकाल के कोई एक तरह के इंटरसेप्ट का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो ध्यान से देखें। मैं अभी आपको जो इंटरसेप्ट निकाल के दूंगा वो जैसे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट निकाल के देने वाला। अब जैसे बच्चों, अगर आपको ये निकालना हो तो आपको थोड़े से स्टैंडर्ड समझने होंगे। पहले आप समझ लीजिए, कोई भी अगर सर्किल की इक्वेशन नहीं गिवन होती है तो पहले अज्यूम कर लेना स्टैंडर्ड डेराइव करने से पहले कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है वो होती है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों ये सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है। अब हमको क्या करना है कि हमें निकालना है एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। तो बच्चों हमें बेसिकली अगर इन पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो एक वो ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट आप उनको बता दीजिए। तुमने कहा सर ये वाला कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x1,0 और सर ये वाला कोऑर्डिनेट आप लेट ज्यूम कर लीजिए x2,0। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो सर आपको निकालना क्या है, आपको सर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना है।
तो हमने कहा बेटा ये लेंथ कितनी हुई, कहोगे सर x1। हमने कहा ये लेंथ कितनी हुई, कहोगे सर x2। हुई ना? तो भाई ये तो बात क्लियर है। तो भाई सबको क्लियर है ना? तो x2 और x1 को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हमें रिक्वायर्ड जो लेंथ होगी वो बता दीजिए जरा, रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है? यस, x2 माइनस x1। तो बच्चों आपकी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो x2 माइनस x1, यही लेंथ आपको निकालनी है। यही आपका क्या है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। ठीक है, क्लियर है? तो तुम कहोगे सर निकालें कैसे? हमने कहा बेटा सर्कल की अभी इक्वेशन लिखी थी ना। सर्कल कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, x1 0 से पास कर रहा है। फिर किससे पास कर रहा है, x2 0 से। तो ये दोनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक जनरल पॉइंट इसमें उठा के पुट कर देते हैं x0। तो जैसे ही हम इसमें x0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 0² प्लस 2gx प्लस 2f0 प्लस c इक्वल टू 0। तो कहोगे सर इक्वेशन बनी है x² प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। हमने कहा हाँ बिल्कुल ये इक्वेशन बनी। तो सर इस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे? बेटा x में ही क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स होंगे। एक बार x1 होगा और दूसरी बार x2 होगा। x1 x2 आपको नजर आ ही रहे हैं डायग्राम में, ठीक है ना? क्योंकि बच्चों अगर हम x1 0 डालें, फिर हम x2 0 डालें, तो उसकी जगह हम x 0 डाल के एक जनरल इक्वेशन भी लिख सकते हैं ना। अब इसकी इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, x1 और x2। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? क्यों भाई? तो सम ऑफ रूट्स आप बता सकते हैं कितना होगा, होगा सर -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता सकते हैं कितना होगा, c/a। एक ही जगह बच्चों वन है। डिफरेंस ऑफ रूट्स बच्चों बता दीजिए जरा, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो सर डिफरेंस ऑफ रूट्स क्यों निकाल रहे? हमने कहा बेटा डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लें, मतलब वो पॉजिटिव होता है, मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालने के लिए। तो बता सकते हैं आप डिफरेंस ऑफ रूट्स हम क्या लिखें? तो कहोगे सर डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर -4 टाइम्स x1 x2। डिफरेंस ऑफ रूट्स को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये दोनों यही आ जाएंगे ना? ओके, अब बच्चों हम इस वैल्यू को जरा कैलकुलेट कर दीजिए जरा, कितनी आएगी। डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर कम समझ में आता है तो ब्रैकेट के अंदर खोल दो, x1² प्लस x2² प्लस 2x1 x2 माइनस 4x1 x2। तो ये क्या बन जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो बताएंगे बच्चों सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स क्या है, -2g का स्क्वायर 4g²। x1 x2 c हो गया। तो बच्चों आपके पास x1 माइनस x2 का मॉड लगा हुआ है, दैट मीन्स वो x2 माइनस x1 ही है। समझ में आया? तो बच्चों ये लेंथ कितनी निकल के आएगी आप हमको बता दीजिए जरा। कहोगे सर रूट के अंदर 4 कॉमन है, तो हमने कहा ठीक है 4 कॉमन ले लो जरा। तो क्या आएगा, g² - c। तो सर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 टाइम्स √g² - c। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आज के बाद इतना बड़ा डेरिवेशन आप नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ समझने के लिए होता है। आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी अगर आपसे क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, इंटरसेप्ट, तो आप तुरंत बताओगे कि भैया ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। और बच्चों सिमिलरली आप इस सर्कल को एक बार वाई एक्सिस पे कट करा दो, तो जो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट आएगा वो भी लिख सकते हो, ऐसे ही आएगा। उसमें आप 0, y से इसको सेटिस्फाई कराओगे, उसके रूट्स y1 और y2 बनेंगे। तो आपके पास बन के आएगा y2 माइनस y1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √f² - c। तो बच्चों आज के बाद आपको ध्यान देना होगा कि भाई आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट को देख करके डरने नहीं वाले हो, आप तुरंत उसका जवाब दोगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है, ये हमारा वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है। जैसे आप लाइन का इंटरसेप्ट बताते हो, वैसे सर्कल भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, और ये बच्चों हो गया आपका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। अब जो हम लोग इस ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन तो गायब ही हो चुका है। हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन को लेकर के आते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप कर सकते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा जब हम अटेम्प्ट करें।
ये है बच्चों आपका क्वेश्चन, वहां से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम्पल की तरह लीजिए। सबसे पहले आपको यही निकालना है, इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बने हुए इंटरसेप्ट। दैट मीन्स आपको निकालना है एक बार एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और एक बार निकालना है वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। तो बच्चों ये इक्वेशन जो है ना आपके पास, जो कि मैंने इसको आप पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो और चेक कर लेना भाई सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। वो तो यहाँ पर पहले से ही है। तो बच्चों 2g की जगह दिख रहा है -10, और 2f की जगह दिख रहा है 6, और c की जगह दिख रहा है 9। तो बच्चों g कितना हो गया -5, f कितना हो गया 3, और c हो गया 9। तो बच्चों सबसे पहले हम इतना बड़ा डेरिवेशन तो करने नहीं वाले, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट वो होता है 2 टाइम्स √g² - c, यानी कि 25 - 9 कितना हुआ 16। 16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 8। 4 हुआ। तो 4 2 जा कितना हुआ 8। 8 यूनिट्स। सिमिलरली बच्चों वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी आप बता दो। वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होता है 2 टाइम्स ऑफ √f² - c। तो एफ स्क्वायर कितना हुआ 9, और c कितना है। तो बच्चों वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट कितना है 0। समझ गए ना, समझ गए। हो सकता है ये वाई एक्सिस को टच करके निकल रहा हो या टच भी ना कर रहा हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन का आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। हाँ बच्चों क्या करना है, लिखने लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हुज डायमीटर इज द लाइन joining the points this and this. Find also the intercept made by it on x y axis. तो बच्चों ये क्वेश्चन तो क्लास 12th का हो गया, या ऐसे समझ लीजिए 10th का भी आप मान सकते हैं। कह रहा है कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स आपके पास गिवन है ना। क्यों भाई, एक पॉइंट है -4, 3, एक पॉइंट है 12, -1, और उसके बाद बच्चों वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी निकालना है। वो तो कहोगे निकाल ही लेंगे, क्योंकि अगर सर्किल की इक्वेशन आ गई तो बच्चों जो छोटे बच्चे करते हैं वो कैसे करते हैं, वो कहते हैं यार सर्किल की इक्वेशन तो तभी निकाल सकते हैं जब उसका सेंटर और रेडियस पता हो। तो वो लोग डायरेक्ट सर्किल की इक्वेशन फिर ऐसे लिख देते हैं, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ऐसे लिखते हैं ना। तो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं क्लास 10th में पढ़ रहे होते हैं, वो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो वो सेंटर आ जाता है। भाई इन दोनों का मिड पॉइंट आप निकाल ही लेंगे x1 + x2/2 से। तो ये मिड पॉइंट से सेंटर आ जाए, और फिर ये डिस्टेंस निकाल लो या ये डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस आ जाएगी। अगर इतना आप निकल लिया तो फिर आप लिखोगे x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। ये आपका x1 y1 था और ये आपकी रेडियस थी। तो इस तरह से क्वेश्चन तो हो सकता है। ये हो गया मेथड नंबर 1, जो आप पहले हो सकता है क्लास 9 10th में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप चाहें तो आप इसके एक स्टैंडर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने के बाद आप हमेशा एक लाइन में ही सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको कभी भी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पता हो, जैसे x1 y1 और x2 y2, तो सबसे पहले आप क्या करिए आप डायमीटर के उस तरफ या इस तरफ कोई भी एक ट्रायंगल बना लीजिए। तो बच्चों जब आप कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि डायमीटर पर बना हुआ जो सर्किल होता है वो सेमी सर्किल होता है, और सेमी सर्किल में बना ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब अगर हम पी पॉइंट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, कोई भी ट्रायंगल बना ले, तो पी पॉइंट का जो लोकस होगा वो हमेशा क्या होगा, सर्किल होगा। होगा ना। पी पॉइंट कैसे वेरी करेगा, एक सर्किल पे ही वेरी करेगा। तो अब आप कहोगे कि सर पी पॉइंट का आप लोकस निकालना चाहते हैं। हाँ बेटा, जिसका हम लोकस निकालते हैं उसको h, k मान लेते हैं। ये मान लिया। तो तुम कहोगे सर अब पी पॉइंट कहीं भी वेरी करे, उसका एपी और बीपी लाइंस अगर देखेंगे तो आपस में हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आपको ये दिखता है ना
कि एपी इज परपेंडिकुलर टू बीपी, और दो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो उसको यूज करके आप एक लोकस निकाल सकते हैं पी पॉइंट का, और जो लोकस आएगा वो सर्कल ही निकल के आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करिए लिखना। आप हमको बताएंगे एपी लाइन का स्लोप, स्लोप होता है बच्चों y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। फिर से लिखिए बच्चों स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये परपेंडिकुलर लाइन से तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट मैंने -1 कर दिया है फाइनली। अब बच्चों इसको मैं लिखता हूँ k - y1 k - y2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स h - x1 h - x2। फाइनली बच्चों लोकस निकल आया है, तो h को आप x कर दीजिएगा और k को आप y से रिप्लेस कर दीजिएगा, और सारे टर्म एक तरफ आप ले आइए, है ना। तो ये हो जाएगा x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, कभी भी अगर आपको डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स गिवन हो तो आप सर्कल की इक्वेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना दिमाग लगाए। ठीक है ना। ये इक्वेशन कब काम करेगी, ये इक्वेशन तभी काम करेगी when diametrically opposite points are known। when diametrically opposite points are known। ठीक है भाई, इसे याद रहेगा। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा, अब तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने कहा बेटा अगर कोई समस्या नहीं है तो अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड के हिसाब से कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है -4, 3 और एक पॉइंट है 12, -1। तो ये बच्चों पॉइंट हो गया x1 y1, और ये पॉइंट हो गया आपको x2 y2। तो आप बच्चों इनको यूज करके इक्वेशन लिखिए x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी हो गई किसकी इक्वेशन, ये होगी सर्कल की इक्वेशन। बोलो भाई याद रहेगा। हाँ बच्चों अब मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। तो क्या आएगा, x² -12x प्लस 4x -48 y² प्लस y -3y -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। देखो y² प्लस y -3y -3 इक्वल टू 0। तो हो गया x² प्लस y² -8x -2y माइनस कितना है 51 इक्वल टू 0। जरा चेक करिए मैंने सब सही लिखा है। तो बच्चों आप डायरेक्टली बता सकते हैं, हमको y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना है, वो होता है 2 टाइम्स √f²-c। तो तुम कहोगे सर g तो -4 नजर आ रहा, f -1 नजर आ रहा, और c जो है वो -51 नजर आ रहा। तो सर y एक्सिस इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा सर 2 टाइम्स √f² - c, यानी कि 1 + 51, दैट मीन्स 2√52। ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों फाइनली आपने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके देने वाला हूं। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ही लिया है, ये क्रिएट कर लिया। दोबारा करते हैं। अब ठीक लग रहा है, देख रहे हो?
तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपके पास कह रहा है कि आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो सर्कल के अंदर बना है। सर्कल की इक्वेशन आपके पास गिवन है। तो तुम कहोगे ठीक है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर सर्कल का सेंटर आप यहाँ पे एज्यूम कर लेते तो ये रेडियस हो जाएगी ना? क्यों भाई? ये क्या होगी? रेडियस होगी। ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। तो तुम कहोगे सर ये जरूरी है कि ये सर्कल का सेंटर ही हो? हमने कहा हाँ बेटा, ये सर्कल का सेंटर होना कंपलसरी है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है, ध्यान से सुनिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है ना? और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होगा वही सेंट्रॉइड होगा, वही इन सेंटर होगा। तो इस ओ पॉइंट की तीनों साइड से भी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। तो बेटा जो सरकम सेंटर है और जो सर्कल का सेंटर है वो तो एक ही हो जाएंगे ना, क्योंकि सरकम सर्कल तो तभी बन सकता है जब हम ओ पॉइंट को क्या एज्यूम करें? सरकम सेंटर। और ओ पॉइंट तभी सरकम सेंटर हो सकता है जब उसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। और वो इक्वल तो है ही किसके बराबर? रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर्कल का सेंटर कहीं और भी हो सकता है, सरकम सेंटर कहीं और भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। सर्कल का सेंटर और सरकम सेंटर एक ही होने चाहिए, तभी एक ही सरकम सर्कल बनेगा। दो थोड़ा ना बन जाएंगे। तो एक दूसरे के ऊपर क्यों कंसाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर हमको तो एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। लेकिन सर हमको साइड नहीं पता है। सर हमको साइड नहीं पता है। हमने कहा साइड नहीं पता है तो तुम इतना तो सोच ही सकते हो ना कि अगर हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये एक लाइन प्रॉपर लाइन बन जाएगी। और ये लाइन किसका भी काम करेगा? मीडियन का भी काम करेगा, एल्टीट्यूड का भी काम करेगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सब कुछ सेम होता है ना? क्यों भाई, ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। कोई दिक्कत? तो तुम कहोगे सर बिल्कुल सर समझ गया। हमने कहा समझ गए। तो आप हमको ये बता सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये पूरी लेंथ कितनी होती है? कहोगे सर √3a/2 होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितना होता है? √3a/2 होता है ना? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये लेंथ कितनी होती है यहां से लेकर के यहां तक? सर ये लेंथ होती है पूरी लेंथ का 2/3। ये लेंथ कितनी होती है? पूरी लेंथ का 2/3। क्योंकि सर ये ओ पॉइंट सेंट्रोइड का भी काम करता है, और सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो सर जो ओ ए लेंथ होती है वो पूरी लेंथ का 2/3 होता है। और सर जो ओ बी लेंथ होती है वो पूरी लेंथ यानी ए बी का 1/3 होता है। क्लियर है बात? क्यों भाई, क्लियर है कि नहीं? तो हमने कहा पूरी लेंथ कितनी है? तुम कहोगे सर √3a/2। तुमने कहा हाँ सर, पूरी लेंथ तो √3a/2 हो गई। क्लियर है कि नहीं? तो हमने कहा ओ ए लेंथ कितनी होगी? सर ओ ए लेंथ अभी तो बताया कि जो ओ ए सर लेंथ है वो आपने आर के बराबर मानी है। लेकिन जो ओ ए लेंथ होती है वो पूरी लेंथ का, पूरी लेंथ क्या है? √3a/2। इस पूरी लेंथ का क्या होती है? 2/3 होती है। नहीं समझे? समझे कि नहीं? तो सर यहां से रेडियस और साइड लेंथ में एक रिलेशन डेवलप हो सकता है। हमने कहा ठीक है, डेवलप करो। तो तुम कहोगे सर एक काम करें, 2 से 2 कैंसिल कर दे। मैं कहा कैंसिल कर दो। तो सर ये a/√3 आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, रेडियस तुम्हारी a/√3 हो गई। और सर्किल की इक्वेशन के मैंने, तो सर्किल की रेडियस क्या होती है? कहोगे सर सर्किल की रेडियस तो फिर हो जाएगी रूट के अंदर g² + f² - c। और इसमें सर √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये साइड लेंथ आ जाएगी। क्या ये बात सबको क्लियर? ये बात नहीं क्लियर है तुम दोबारा बताए। नहीं क्लियर है लगता है। सर्किल की रेडियस तो आपको पता होती है ना, अगर जनरल इक्वेशन पता हो। तो सर्किल की रेडियस क्या होती है बच्चों? √g² + f² - c। तो वह तो लिखोगे ना? नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, तुम डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो कि तुम्हें साइड लेंथ की रिक्वायरमेंट थी, वो √3r आ गई है। ठीक, क्लियर है? अब क्या चाहिए? एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर।
√3/4 साइड का स्क्वायर। तो बताओ बच्चों, साइड का स्क्वायर कितना हुआ? कहोगे सर वो 3r² हो गया। 3r² हो गया, ठीक है ना? तो ये आंसर कितना आया? 3√3/4, और रेडियस होती है √(g²+f²-c). स्क्वायर कर दोगे तो सिर्फ बचेगा g² + f² - c। आंसर आ गया। नहीं समझे? क्या इसमें समझ में नहीं आया? ये वाला पॉइंट, ओके, मैं पॉइंट दोबारा बताता हूँ। देखो बच्चों, ये भी बताया था ना कि ये वाली लेंथ किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। और ये लेंथ किसकी लेंथ बराबर होती है? ये पूरी लेंथ का, ये लेंथ जो होती है पूरी लेंथ का 2/3 होती है। तो पूरी लेंथ आपकी कितनी थी? ये है ना √3a/2, तो उसका मैंने 2/3 किया, तो ये लेंथ कितनी आ गई? r = a/√3। एक रिलेशन डेवलप हो गया। 2 से 2 कैंसिल किया, नीचे जो 3 था उसको √3 × √3 लिख दिया, तो नीचे क्या बचा? एक √3 बचा। नहीं समझे? तो यहां से a कितना आ गया? √3r आ गया। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4a²। और a² मैंने उठा के वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर आ गया 3√3/4 r²। आर क्या होता है? आर तो होता है √g²+f² - c। इस सर्किल का आर तो जानते हो ना आप, उसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाए। नहीं समझे? तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। शुरुआत में तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्किल का जो सेंटर है और जो रेडियस है उसको समझ नहीं पाते वो, कि वो एक ही होगा कि अलग अलग होगा। तो जैसे ही आप डायग्राम सही से बनाओगे तो आपको ये दिखने लगेगा कि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सब कुछ कॉन्साइड कर जाता है। जो सरकम सर्किल है ना, उसका जो सेंटर होगा वो सरकम सेंटर ही होगा। और सरकम सेंटर जो होगा उसकी प्रॉपर्टी होती है उसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है। तो आर 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 हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं समझे? और यही सरकम सेंटर किसका भी काम कर रहा है? एल्टीट्यूड का भी काम कर रहा है, मीडियन का भी काम कर रहा है ना। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कंप्लीट हो गया। फिर भी मैं आपको अभी टाइम देता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए अच्छा एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग ट्राई करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा लिखा? सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। तो क्या लिखा है? अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके अंदर एक सर्किल बनाए। तो पहले सर्किल बना ले, चलो सर्किल बना लेते हैं। सर्किल इंस्क्राइब्ड है, सर्कमस्क्राइब्ड नहीं। इंस्क्राइब्ड मतलब क्या है? स्क्राइब का मतलब क्या है? कि वो अंदर बना है। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर बना है। तो बच्चों ये हमने बना दी। अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ठीक है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। कह रहा है कि इस सर्किल के अंदर फिर एक क्या बना है? स्क्वायर बना है, उसका एरिया निकालना है। तो तुमने कहा ठीक है सर, उस डायग्राम में ओवरलैप नहीं करते, अलग से बना लेते हैं। इसके अंदर फिर एक स्क्वायर बना है, उसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना। तो हमने कहा पहले तो उससे भिड़ो, फिर आगे तक कर सकते हो जो भी करना है। तो तुम कहोगे सर हो जाएगा। हमने कहा क्यों? कहोगे सर इसमें पता है छेड़खानी की गई है। हमने कहा क्या छेड़खानी है? कहोगे सर ये जो ट्रायंगल है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है ना, ये सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर अंदर अगर आप कोई सर्किल बनाते हैं तो हम उस सर्किल का इन सर्किल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सर्किल कहते हैं। और इन सर्किल की प्रॉपर्टी होती है, इन सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, उतनी डिस्टेंस ये। अरे ये तो मर्सिडीज का सिंबल बन गया लगता है। ठीक। चलिए भाई, तो बच्चों ये कितना हो गया? आर आर आर। तभी तो सर्किल बन सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, जब ये क्या हो? इन सेंटर हो, है ना? तो तुम कहोगे सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो इन सेंटर होगा वही सरकम सेंटर भी होगा।
वही सेंट्रोइड भी होगा, है ना, सब कुछ सेम हो जाएगा, वही ऑर्थो सेंटर भी हो। तो हमने कहा हाँ होगा, तो सब सेम हो जाएगा। तो सर इसमें करें क्या? हमने कहा करें क्या, ये तो आप बताओगे ना करें क्या। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सर्किल इज इंस्क्राइब्ड। तुमको, हमें लगता है सबसे पहले ये गिवन होना चाहिए कि यहाँ पे साइड लेंथ ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब सर्किल अंदर बन गया। अब सर्किल अंदर बन गया तो तुमको बेटा सर्किल की रेडियस वगैरह खुद बतानी पड़ेगी कि क्या है। तो आप बता सकते हैं कोई ऐसा रिलेशन कि हम इसको जल्द से जल्द कर पाए? क्या बेटा? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हम इसको कंप्लीट कर लें? ठीक है, पहले आप लोग कंप्लीट करिए बच्चों, उसके बाद पार्ट 2 में हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो ये वीडियो पे बच्चों ब्रेक लगाते हैं, और पहले एक बार आप ट्राई करिए, फिर पार्ट 2 में हम इसका डिस्कशन करते हैं।